नमस्कार, गौरी सुता वैदिक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय मांगलिक योग। वैसे इसे मांगलिक दोष के नाम से सभी पुकारते हैं, लेकिन मांगलिक योग, मांगलिक दोष कब बनता है, उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, वो कितना रिजल्ट निगेटिव वे में दे सकता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम इस योग पे पहले चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये योग कैसे बनता है, ये रिज़ल्ट कैसे देता है, क्या इससे जुड़ी हुई बातें सही हैं, अगर सही हैं तो कितनी सही हैं, इसको हम कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि मांगलिक योग बनता कब है। पत्रिका में जब भी मंगल का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अब ये मांगलिक योग बना, लेकिन मांगलिक योग विवाह के लिए इन हाउसेस में से ही क्यों बना? जब इन हाउसेस में मंगल की प्लेसमेंट होती है तो वो या तो 7th हाउस यानी कि विवाह के हाउस में पोजिशन्ड होता है या वहाँ अपना एस्पेक्ट डाल होता है। अब कोई भी ग्रह जहाँ पे भी पोजीशन होता है या जहाँ भी एस्पेक्ट डालता है, वहाँ वो अपने तरीके से प्रभाव करने की कोशिश करता है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, मंगल एग्रेशन के साथ काम करने की प्रवृत्ति है, मंगल जीतना है, मंगल युद्ध है। अब इन स्थितियों को आप विवाह के संदर्भ में अप्लाई करके देखिए कि क्या वहाँ विवाह के भाव में, विवाह की स्थिति में इन चीज़ों की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जब मंगल का प्रभाव वैवाहिक जीवन के हाउस पर पड़ता है तो इसे हम मांगलिक योग या मांगलिक दोष के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या मांगलिक योग हर बार मांगलिक दोष होता है? हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझते हैं कि इस योग से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों को। अब भ्रांतियाँ क्या हैं कि आप जब अपनी पत्रिका दिखवाते हैं तो ज्योतिषी बोलते हैं कि ये आंशिक मांगलिक है, ये पत्रिका पूर्ण मांगलिक की है, इस पत्रिका में मांगलिक प्रभाव 28 के बाद 29 के बाद कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि हर ग्रह कोई ना कोई योग में इन्वॉल्व हो रहा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो अगर वो कोई और ग्रह भी जब योग बना रहा है और वो पूरे लाइफ टाइम हमारे ऊपर असर करता है, दिशाओं में, ट्रांजिट्स में एक्टिव होता है, तो फिर मांगलिक योग सिर्फ 28-29 तक ही क्यों एक्टिव होगा? तो वो योग, अगर आप व्यक्ति मांगलिक है तो वो मांगलिक है। आंशिक, पूर्ण मांगलिक ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। 28-29 के बाद कम होना, ख़त्म होना, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं होती। तो यदि पत्रिका मांगलिक है, यदि कोई जातक या जातिका मांगलिक है तो वो पूरे जीवन ही मांगलिक है। इस पर सबसे पहले अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। अब समझते हैं कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करने की चर्चा हमेशा क्यों की गई है, ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा होता है कि मांगलिक व्यक्ति में एक ऊर्जा होती है और वो जब मांगलिक प्रभाव पत्रिका में बन रहा हो तो वो अपने 7th हाउस, अपने लाइफ पार्टनर पर उसी ऊर्जा के साथ, उसी प्रभाव के साथ डील करने की कोशिश करता है। और यदि आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है तो वो आपके प्रभाव के अंदर में आने लगता है। पहले के समय में यदि खास करके महिलाएं गैर मांगलिक हों और पुरुष मांगलिक होते थे तो जब वो अपना प्रभाव दिखाने की, अपना अधिकार जताने की पुरजोर कोशिश करते थे और महिलाएं उसको रोकती नहीं थी, उसको अपने ऊपर हावी होने देती थी, उस स्थिति में वैवाहिक जीवन बहुत ही ख़राब हो जाता था। दूसरी बात, इसी सिनेरियो में डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक सीन क्रिएट हो जाता है। अब यदि हम समय पर इस चीज़ को ना रोकें तो ये चीज़ें दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं, चोटें शायद इतनी गंभीर होने लगती हैं कि कई दफ़ा उससे मृत्यु भी संभव है। एक और पक्ष है कि मांगलिक व्यक्ति सेक्सुअली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं और पहले के समय में 1, 2 या 3 से भी अधिक संतानों की स्थिति बनती थी। अब मल्टीपल प्रेगनेंसीज और मेडिकल सुविधा का अभाव, तो इस स्थिति में कंसीव के टाइम में कई बार महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती थी। तो ये चीज़ें थी जो मांगलिक प्रभाव के दुष्प्रभाव को दिखाती हैं, मांगलिक योग के दुष्प्रभावों को भी दिखाती हैं। और इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो ये चीज़ें हैं ये आज के समय में भी उठ के आ रही हैं एज इट इज़। अब इसीलिए बोला जाता था, जो हमने पहले पॉइंट की चर्चा की, कि जो वैवाहिक जीवन में जो पार्टनर है हमारा, वो अगर प्रभाव को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है तो मांगलिक व्यक्ति
दिनों दिन उस प्रवृत्ति में बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि सामने वाला पार्टनर भी मांगलिक है तो वो उस प्रभाव को रोकता है, रेजिस्ट करता है, ज़रूरत पड़ने पर पलटवार भी कर सकता है। और ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो अपना प्रभाव दिखाने में कमी करते हैं और फिर वो एक बॉन्ड बना के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा जाता था कि मांगलिक व्यक्ति की शादी अगर मांगलिक से की जाए तो दोनों का वैवाहिक जीवन बेहतर चल सकता है। तो फिर यहाँ चर्चा होती है कि क्या मांगलिक व्यक्ति की शादी गैर मांगलिक से नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इस भ्रांति से बिल्कुल बाहर निकलें कि मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से नहीं हो सकती है। वैसे अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो पूरे पॉपुलेशन का लगभग 35 से 40% लोग मांगलिक होते हैं, लेकिन वो योग बन रहा होता है, वो दोष में कितना कन्वर्ट हो रहा है। दूसरे प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं, मंगल को इफेक्ट करते हैं, मंगल कमज़ोर बन जाता है, उसकी लॉर्डशिप अच्छे भावों की हो जाती है, तो उस स्थिति में मांगलिक प्रभाव वैसे भी कट जाता है। लेकिन अगर कुछ सीन्स में फिर भी जातक मांगलिक है, मांगलिक दोष के अंदर में है, तो भी वो गैर मांगलिक से शादी कर सकता है। बस हमें पत्रिका मिलाने की ज़रूरत है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, उसकी कुंडली भी प्रभावी हो, मंगल अच्छे पोजीशन में हो या सूर्य अच्छे पोजीशन में हो, एटलीस्ट लग्नेश जो भी बन रहा हो वो स्ट्रांग पोजीशन में हो, ताकि वो मांगलिक व्यक्ति के प्रभाव को न केवल झेल सके बल्कि अपने आप को भी प्रभावी रूप से सामने रख सके, ताकि उन दोनों का जो बॉन्ड, वो वैवाहिक जीवन चलना है, वो अच्छे से चले। एक छोटी सी चर्चा से आप ये भी समझेंगे कि जो वैवाहिक हाउस है, 7th हाउस है, उससे रिलेटेड 2 ग्रह हैं। एक जो वहाँ उच्च के होते हैं, दूसरा जो उसके कारक हैं और नेचुरल लॉर्ड भी हैं, शुक्र और शनि। तो अब शनि जो वहाँ उच्च के हो रहे हैं, शनि अगर जिस घर में उच्च के हो रहे हैं तो वहाँ समर्पण उच्च का हो रहा है। यानी कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको वहाँ से रिलेटेड कारकत्व या वहाँ से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आपको चाहिए उसके लिए आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा। और वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए दोनों पार्टनर्स के समर्पण की ज़रूरत होती है। इतनी समझदारी तो हम सभी में होती है। शुक्र को अगर देखें तो शुक्र जो है वो 12th हाउस मीन राशि में जाकर के उच्च के होते हैं। तो मीन जो राशि है या 12th हाउस जो है, अगर आप उसके कारकत्व को गौर करेंगे, वो भरोसे का घर है, वो प्रभु की इच्छा का घर है, आंख बंद करके चलने का घर है, एक दूसरे पे भरोसा करके एक दूसरे के सहारे चलने का घर, वो कंप्लीटनेस का हाउस है। वहाँ पर चीज़ें जाके पूरी तरह कंप्लीट होती हैं। तो वही भाव आपको यहाँ भी लाना पड़ेगा, यहाँ भी कंप्लीटनेस लाना पड़ेगा आपको, यहाँ एक दूसरे के भरोसे चलना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को के भरोसे के ऊपर एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसका बेहतर लाभ ले पाएंगे। अब समझते हैं कि मांगलिक होने के केवल दुष्परिणाम ही हो सकते हैं या उसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं। अब देखेंगे कि 7th हाउस से हम और किन चीज़ों को देखते हैं। तो 7th हाउस से हम किसी भी तरह का गठबंधन, चाहे वो वैवाहिक गठबंधन हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, सामने से आने वाली कोई अपॉर्चुनिटी हो, पब्लिक सर्विस हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करना हो, सोशल सर्विस हो, पॉलिटिकल सर्विस हो, हम इन चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मंगल की ऊर्जा वहाँ जा रही है। हम स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, अग्रेशन के साथ अपने विचारों को रख सकते हैं, अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यदि व्यक्ति मांगलिक है तो वो इन फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो हम इसका प्रभाव भी अच्छा उठा सकते हैं, इसका लाभ भी अच्छा हम उठा सकते हैं। और मांगलिक प्रभाव का जो हमारी ऊर्जा है उसको हम घर के बाहर इन कार्यों में एग्जॉस्ट कर सकते हैं, और घर के भीतर हम शनि के समर्पण, शुक्र का भरोसा, इसके साथ आगे बढ़ करके अपने वैवाहिक जीवन को भी संतुलित कर सकते हैं। तो रेमेडीज़ बहुत सारी होती हैं मांगलिक दोष को काटने के लिए। घट विवाह, कुंभ विवाह, पीपल विवाह, पशु के साथ विवाह, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग परंपराओं में चलती हैं। वो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ज़रूर देती हैं, लेकिन हमको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। अपने काम करने के तरीके में पार्टनर को स्पेस देना, पार्टनर के चीज़ों को भी समझना, जानना, उनको भी अपना प्रभाव दिखाने का मौका देना। और जो मांगलिक ऊर्जा है उसको बाहर इन्वेस्ट करें, बिजनेस में इन्वेस्ट करें, सोशल सर्विस में इन्वेस्ट करें, पॉलिटिकल लीडरशिप में इन्वेस्ट करें, टीम लीडरशिप में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करें। तो इसको हमें इस तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये बातें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो पाई होंगी, पहले से थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो पाई होंगी, और आपको लगता है कि यदि आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति मांगलिक है जिसे कुछ कन्फ्यूजन है और समझने की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं।
ऐसी ही कुछ चर्चाओं के साथ हम फिर वापस आते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।